नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी एकेडमी में। आज हम देखेंगे कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान में राजनीति विज्ञान के अध्याय 4 को, जिसका शीर्षक है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस पाठ में हमें जानने को मौका मिलेगा कि लोकतांत्रिक सरकार क्या है, लोकतांत्रिक सरकार के काम क्या क्या हैं, वह कौन कौन से कार्य करती है और लोकतांत्रिक सरकार के जो विभिन्न कार्य हैं उनको कौन कौन सी बातें हैं जो प्रभावित करती है। इसके अलावा इस अध्याय में हमें यह भी जानने का मौका मिलेगा कि लोकतंत्र में या लोकतांत्रिक सरकार में, उसके निर्माण में हम लोगों की क्या भागीदारी है। इसके अलावा कौन कौन सी समस्याएं हैं जो एक लोकतांत्रिक सरकार के समक्ष उत्पन्न हो सकती हैं अथवा होती हैं, और क्या हो सकता है या क्या होता है उन समस्याओं का समाधान। इसके साथ ही समानता और न्याय के जो विचार है उनके विषय में भी हम इस अध्याय में खुलकर विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। ये सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफल बनाते हैं। न्याय, समानता, समस्याओं का समाधान और लोगों की हमारी भागीदारी। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था ना हो तो क्या होगा, यह सब जानने के लिए हमें जानना होगा सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में रहने वाली माया की कहानी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और जानते हैं ये क्या है दक्षिण अफ्रीका की माया की कहानी। आप देख सकते हैं कि यह जो नक्शा है इसमें दक्षिण भारत यहाँ पर दिखाया गया है और ये हमारा भारत है। दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ कई प्रजातियों के लोग रहते हैं, जैसे श्वेत यानी गोरे लोग, अश्वेत यानी काले, और जिनकी त्वचा का रंग सांवला है, जैसे कि हम भारतीय लोग। जोहान्सबर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की दक्षिण अफ्रीकी लड़की माया नायडू एक दिन पुराने बक्सों की सफाई करने में अपनी माँ की मदद कर रही थी। उसे एक रजिस्टर यानी एक स्क्रैप बुक मिला जो अखबारों की कतरनों और तस्वीरों से भरा हुआ था। उसमें एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थीं। माया ने जब उस लड़के के बारे में अपनी माँ से पूछा तो उसे पता चला कि उसका नाम था हेक्टर पीटरसन। उसको पुलिस ने गोली मार दी थी। माया को बड़ा झटका लगा। उसने पूछा, क्यों? माया की माँ ने समझाया कि दक्षिण अफ्रीका पहले रंगभेद कानून से शासित था। रंगभेद का क्या मतलब है? रंगभेद का मतलब है त्वचा यानी चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना। दक्षिण अफ्रीका की प्रजातियां इसी आधार पर अलग अलग समूहों में बटी हुई थी। वहाँ के कानून के मुताबिक श्वेत, अश्वेत, भारतीय एवं अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाज़त नहीं थी। विभिन्न प्रजातियों के लोग न तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे और न ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। माया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। रंगभेद कानून के तहत जिस तरह का जीवन था उसके बारे में बताते हुए माया की माँ की आवाज़ में बड़ा गुस्सा था। उन्होंने बताया कि श्वेत और अश्वेत यानी गोरे और काले लोगों के अस्पताल भी अलग अलग होते थे और अस्पताल की गाड़ियाँ भी अलग हुआ करती थी। श्वेत यानी गोरे लोगों के लिए जो अस्पताल की गाड़ियाँ थी वे ज़रूरत के सामानों से सुसज्जित होती थी, जबकि अश्वेत यानी काले लोगों के लिए जो गाड़ियाँ थी उनमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। उनके लिए रेल एवं बसें अलग होती थी। यहाँ तक कि गोरे और काले यानी श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग होते थे। अश्वेत लोगों को वहाँ वोट देने की इजाज़त नहीं थी। देश की सबसे अच्छी ज़मीन श्वेत लोगों यानी गोरे लोगों के लिए आरक्षित थी और अश्वेत लोगों को खेती के लिए सबसे घटिया ज़मीन मिलती थी। इससे पता चलता है कि काले लोग यानी अश्वेत लोग एवं भारतीयों को श्वेत लोगों के बराबर
नहीं माना जाता था। उनके साथ भेदभाव किया जाता था। दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में एक शहर था सोवेटो, जहाँ सिर्फ अश्वेत यानी काले लोग ही रहते थे। हेक्टर पीटरसन भी वहीं रहता था। वहाँ के गोरे लोग अफ्रीकांस भाषा बोलते थे। हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थियों पर इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था, जबकि वे अपनी भाषा जुलू सीखना चाहते थे। हेक्टर अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकांस सीखने का विरोध कर रहा था। दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने वाले इन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा और भीड़ पर गोलियां बरसाई। उनमें से एक गोली हेक्टर को लगी और वह मारा गया। यह 16 जून 1976 की घटना है। दोस्तों, आपने देखा कि कैसे एक बच्ची को उसकी मम्मी के पुराने बक्से से कुछ तस्वीरें मिलती हैं और उन तस्वीरों के बारे में जब उसने अपनी मम्मी से पूछा तो उसकी मम्मी ने बताया कि यह भेदभाव और जो भेदभाव से जन्म लेने वाली लड़ाई है उसका शिकार हेक्टर पीटरसन बन गया और उसकी हत्या कर दी गई गोली मारकर। यह घटना 16 जून 1976 की घटना है। अभी हमने इसके बारे में जाना। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता यानी कि नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक दोस्तों संघर्ष किया। यह नाम आपने अक्सर कई बार टीवी अखबारों में सुना होगा। अंततः 1994 में यानी 1994 में उन्हें सफलता मिल ही गई और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। तब से सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माना जाने लगा। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार के लोकतांत्रिक होने का हमारे लिए क्या मतलब है। सबसे पहले समझते हैं भागीदारी। हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव क्यों होते हैं? यह प्रश्न अक्सर आपके मन में भी कई बार आया होगा। आपने पिछले पाठ में पढ़ा ही है कि लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं। चुनाव में वोट देकर वे अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि यानी लीडर ही लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं। अब यहाँ मानकर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की ज़रूरतों और मांगों को ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कुछ अखबार देखिए और उनमें दी गई चुनाव की खबरों पर चर्चा कीजिए। एक निर्धारित समय के बाद चुनाव होते रहने की क्या ज़रूरत है? सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए दोस्तों चुना जाता है। भारत में यह जो अवधि है यह 5 वर्ष की है यानी 5 साल की है और एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। सरकार का फिर से सत्ता में बना रहना तभी संभव है जब लोग उसे अगली बार भी चुने या बार बार चुने। चुनाव का समय लोगों के लिए वह घड़ी है जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं। इस तरह से नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। ऐसा क्यों? तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जब नियमित चुनाव होते हैं, मान लीजिए हर 5 वर्ष के बाद जो चुनाव होते हैं नियमित ही तो होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो शासक है यानी जो शासक कहना सही नहीं होगा, जो हमारे प्रतिनिधि हैं जिन्हें हमने चुना है सब ने मिल करके, वह उन्हें मौका मिलता है कि वह और अधिक लोगों के कल्याण के लिए, जनमानस के विकास के लिए कार्य कर सके। और ऐसे में हमें भी मौका मिलता है कि हम परख सकें कि जिन्हें हमने अपने प्रतिनिधि के रूप में चुना है क्या वह हमारे लिए उचित कार्य कर रहे हैं, क्या वह अपनी जवाबदेही और जवाबदारी को भली भांति समझ पा रहे हैं। तो इसलिए नियमित चुनाव होते हैं और नियमित चुनाव होने से हमको हमारी शक्ति का, ताकत का भी अंदाज़ा लगता है। हमें हमारी ताकत भी महसूस होती है ना, कि हम में वो क्षमता है, वो ताकत है जिससे हम अपना मत देकर, अपना वोट देकर अपने प्रतिनिधि को यानी सरकार को बनाते हैं जो हमारे लिए कार्य करती है। इसके बाद है भागीदारी के अन्य तरीके। चुनाव 5 वर्ष में एक बार होते हैं
वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों और नीतियों में लोगों के भाग लेने के और भी कई तरीके हैं। लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर और उसकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। अगस्त 2005 में जब एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया था तो लोगों ने अपना विरोध बहुत ही तीखे रूप में व्यक्त किया। लोगों ने जुलूस निकाले और हस्ताक्षर अभियान चलाए। सरकार ने अपने निर्णय के बचाव में तर्क दिए, है ना, उन्होंने अपनी सफाई दी, लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंततः उसे लोगों की मांग माननी ही पड़ी और बिजली के बढ़ाए गए दामों को घटाना पड़ा। सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा क्योंकि वह आम जनता के प्रति जिम्मेदार है। ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और सरकार को यह समझा सकते हैं कि उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए। इन तरीकों में धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि शामिल हैं। इनके ज़रिए जो बातें गलत हैं और न्याय संगत नहीं हैं उन्हें सामने लाया जाता है। आइए इस जानकारी को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ किस पर सहमति या असहमति प्रकट की जा रही है, समझते हैं। हाल बुरा नहीं है, ज़रूर पास के किसी गांव में नल से पानी आ रहा होगा। संपादक के नाम चिट्ठी। पोस्टरों पर रोक लगे। दीवारों पर लगे पोस्टर किसी भी शहर की सुंदरता को खराब करते हैं। कई बार पोस्टर महत्वपूर्ण स्थानों एवं साइन बोर्डों पर चिपका दिए जाते हैं। यहाँ तक कि सड़क के नक्शों पर भी इन्हें चिपका दिया जाता है। सभी राजनीतिक दलों को चाहिए कि वे इस तरह के पोस्टरों पर रोक लगाने के लिए सहमति बनाएं। महेश कपासी, दिल्ली। सरकार बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा अवश्य दे। कार्रवाई। यह चिंता का विषय है कि भारत में बाघों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। जंगल चोर उनका शिकार करके उन्हें मार रहे हैं। यह काम वे उनकी खाल पाने के लिए कर रहे हैं। सरकार ने इस मुद्दे को पूरी गंभीरतापूर्वक नहीं लिया। सरकार को इन पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। जंगल चोरों को गिरफ्तार करना चाहिए और बाघों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों को लागू करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले 10 सालों में बाघ प्राणी विलुप्त हो जाएगा। सोहनपाल, गुवाहाटी, असम। दोस्तों, ये अलग अलग तरह की खबरें, अलग अलग तरह के कॉलम अभी हमने देखे। इस प्रकार हमें न्यूज़पेपर में कई सारे कॉलम देखने को मिलते हैं जो हमें लोकतंत्र की आवाज़ होने का एहसास दिलाते हैं। अखबार, पत्रिकाएं एवं टेलीविज़न भी जनता से जुड़े मुद्दों और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जहां पर यह सच है कि लोकतंत्र लोगों को भागीदारी का मौका देता है, वहीं यह भी सच है कि सभी वर्ग के लोगों को यह मौका नहीं मिल पाता। लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका यह भी है कि वे आंदोलन करें, जो सरकार और उसके काम करने के तौर तरीके को चुनौती दें। दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं एवं अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलनों के ज़रिए ही हो पाती है। अगर देश के लोग सजग हैं और इस बारे में रुचि लेते हैं कि देश कैसे चलाया जाता है, तो उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत होता है। अगली बार हमें शहर, कस्बे या गांव की गली से कोई जुलूस गुजरते हुए आपने देखा होगा, तो हम एक क्षण रुककर, अगली बार जब दिखेगा तो एक क्षण रुककर हम इस बारे में पता करेंगे कि जुलूस किस लिए निकाला गया है। जब भी हमारे सामने से कोई जुलूस निकले तो हम ज़रूर उसके बारे में विचार करेंगे कि यह जुलूस किस विषय से संबंधित है और क्यों निकाला जा रहा है। उसमें भाग लेने वाले लोग कौन हैं और वे किस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि हमारी सरकार कैसे काम करती है। इसके बाद में दोस्तों एक अलग शीर्षक है जिसका नाम है विवादों का समाधान। तो चलिए अब इसे देखते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपका ध्यान इस चित्र पर आकर्षित करना चाहता हूँ। जब लोग आंदोलन के लिए सड़कों पर उतर आते हैं तो कुछ इस प्रकार के चित्र हमें देखने को मिलते हैं, इस प्रकार के दृश्य हमें देखने को मिलते हैं। अक्सर अपने हक के लिए जनता को अपनी आवाज़ उठानी पड़ती है।
विवादों का समाधान। आपने माया की कहानी में पढ़ा कि कैसे विवादों या समस्याओं के समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि एक समूह यह मान लेता है कि दूसरे समूह का विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना उचित है। माया की कहानी को एक बार फिर से आप पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। क्या आपको लगता है कि पुलिस के द्वारा की गई हेक्टर की हत्या को रोका जा सकता था? बिल्कुल रोका जा सकता था, एकता के साथ, है ना, यूनिटी के साथ में। विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते, है ना दोस्तों। विवाद कब होता है? जब अलग अलग संस्कृतियाँ, अलग अलग धर्म, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते, एक दूसरे को समझने का प्रयास नहीं करते, एक दूसरे को अलग मानते हैं अपने से। ऐसा तब भी होता है जब कुछ लोगों को यह लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। लोग अपने विवादों को ख़त्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं, जिससे अन्य लोगों में भय और असुरक्षा की भावना फैलती है। सरकार की यह जिम्मेदारी होती है दोस्तों कि वह विवादों का समाधान करे, ना कि उसे बढ़ाए। आइए अपने समाज के कुछ विवादों के बारे में पढ़ें और यह समझें कि सरकार इनके समाधान में क्या भूमिका निभाती है। धार्मिक जुलूस और उत्सव कई बार समस्या का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए, धार्मिक जुलूस किस रास्ते पर निकले, यह कई बार विवाद का कारण बन जाता है। कई बार हिंसा भड़कने का खतरा रहता है। कभी कभी जुलूस के लोग उत्तेजित हो जाते हैं। कभी लोग जुलूस पर पत्थर फेंकने या उसे रोकने की कोशिश करते हैं। सरकार, खासकर पुलिस, ऐसे मौक़ों पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुलिस की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की होती है कि आपस में टकराव की स्थिति ना पैदा हो सके, हिंसा ना भड़के। वह सभी पक्षों को एक जगह बिठाकर बात करवाती है ताकि विवाद का समाधान निकल सके। भारतीय संविधान में बुनियादी नियम और कानून दिए गए हैं। ये कानून सरकार और लोगों के लिए है। सबको इन्हें मानना ही पड़ता है। विवादों का समाधान इन्हीं कानूनों के आधार पर दोस्तों किया जाता है। नदियाँ भी कई बार विवाद का कारण बन जाती हैं। कुछ नदियाँ एक से अधिक राज्यों से होकर बहती हैं। जिन राज्यों से नदी गुजरती है उनके बीच में नदी के पानी का बंटवारा विवाद का कारण बन जाता है। उदाहरण के लिए, आपने कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर चल रहे विवाद के बारे में सुना होगा। किसके बारे में? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर के विवाद चल रहा था, उसके बारे में आपने सुना होगा। कर्नाटक के कृष्ण राजा सागर बांध में, कौन से बांध में? कृष्ण राजा सागर बांध में भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई के काम आता है। यह कर्नाटक की बात हुई। इस पानी से बेंगलुरु शहर की ज़रूरतें भी पूरी होती है। तमिलनाडु के मेटूर बांध में भरे हुए इसी नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है। आप चित्र देख सकते हैं। पिछले 30 सालों से दो राज्यों के बीच विवाद का मुद्दा रहने के बावजूद कावेरी शांत भाव से बहती रहती है। दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं। कर्नाटक का कृष्ण राजा सागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है और तमिलनाडु का मेटूर बांध नदी के निचले छोर पर। मेटूर बांध में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्ण राजा सागर बांध से पानी छोड़ा जाए। दोनों राज्यों को अपने लोगों की ज़रूरत के लिए भरपूर पानी चाहिए, जो कि नहीं मिल पाता। इससे विवाद उत्पन्न होता है। तब राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ता है ताकि दोनों राज्यों के लिए पानी का सही बंटवारा हो पाए। अब बात आती है समानता एवं न्याय की। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है उसका न्याय एवं समानता के प्रति वचनबद्ध होना। न्याय एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता दोस्तों। माया की कहानी में सरकार ने क्या इस विचार का समर्थन किया था कि लोग बराबर हैं, सभी लोग बराबर हैं? डॉक्टर अंबेडकर की कहानी में क्या अस्पृश्यता यानी छुआछूत के व्यवहार से समानता के विचार को ठेस पहुंची? इस पर विचार ज़रूर कीजिएगा। अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा पर अब कानून द्वारा दोस्तों रोक लगा दी गई है। लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं यातायात की सुविधाओं से
वंचित रखा गया। पहले हालात यह थी कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में घुसने तक नहीं दिया जाता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके बारे में आपने पहले पढ़ा, और कई अन्य लोगों ने जोर देकर कहा कि यह प्रथा अमानवीय है। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। सरकार भी समानता और न्याय की ज़रूरत को पहचानती है। उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में अब भी बराबर नहीं माने जा रहे। जैसे हमारे समाज में यह आम प्रवृत्ति है दोस्तों कि लोग लड़कों की देखभाल लड़की से ज़्यादा करते हैं। इसका मतलब है कि समाज लड़कियों को उतना महत्व नहीं देता जितना लड़कों को देता है। यह धारणा गलत एवं अन्यायपूर्ण है। इसे दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम भी उठाए हैं। कौन से कदम उठाए हैं? सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए हैं जिससे लड़कियां अपने साथ होने वाले अन्याय से छुटकारा पा सकेंगी। उदाहरण के तौर पर सरकारी स्कूल और कॉलेजों में लड़कियों की फीस खत्म या कम करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब आप बताइए कि आपके अनुसार फीस घटा देने से लड़कियों को स्कूल जाने में कैसे मदद मिलेगी? क्या आपने किसी के साथ कोई भेदभाव होते देखा है? उदाहरण देकर ज़रूर बताइएगा, और मैं चाहता हूं कि आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अगर आपने ऐसा देखा है तो। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह अध्याय आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से, और अगर आपको यह अध्याय समझ में आया है तो मेरी ऐसी अपेक्षा है आपसे, एक्सपेक्टेशन है कि यह अध्याय आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक अपने मित्रों के साथ, अपने परिजनों के साथ, दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर करेंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।